नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज के शो में हमारा जो खास फोकस है वो रहेगा लोन पर। लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम की बारीकियां हम समझेंगे कि ग्राहकों के लिए कितनी फायदेमंद है, कैसे ग्राहक को ये लेना चाहिए। लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम और लोन मॉरिटोरियम से लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो दोनों में क्या है फर्क और लोन रिस्ट्रक्चरिंग के क्या नुकसान या फिर नफा नुकसान क्या हो सकता है, ये जानेंगे। साथ ही शो में आज हम ये भी जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के बदले क्या आप लोन ले सकते हैं, उसकी बारीकियां क्या है और उसके भी अपने फायदे और नुकसान क्या है। ये तमाम जो बातें और बारीकियां समझने के लिए हमारे साथ आज है पंकज बंसल। ये है चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बैंक बाजार। पंकज, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। थैंक यू स्वाति जी। तो पंकज से हम शो की शुरुआत करें उससे पहले शो में क्या खास है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे क्या है लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम और कैसे ये आएगी काम। लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेने के क्या है फायदे और नुकसान। लोन रिस्ट्रक्चरिंग के तहत ग्राहकों को क्या क्या विकल्प बैंक देंगे। साथ ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आपको कब और क्यों लेनी चाहिए। पंकज, सबसे पहले शो के इस सेगमेंट में हम लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर थोड़ा सा आपसे चर्चा करने वाले हैं। लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम क्या है और सरकार का इसको लाने के पीछे मकसद क्या रहा है। जी, लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो रहता है, नॉर्मली कस्टमर्स को मैं बताना चाहूँगा कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, जो आपके एग्जिस्टिंग लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो सकते हैं 3 फॉर्मेट्स में। या तो आपका इंटरेस्ट जो आप उस स्कीम को लोन पे दे रहे हैं वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। ये सेकंड आपका हो सकता है कि आपका टेन्योर ऑफ द लोन वो बढ़ सकता है और कम हो सकता है। तीसरा आपका रिस्ट्रक्चरिंग में आता है ईएमआई जो आप मंथली पे करते हैं उस लोन के लिए, वो चेंज हो सकती है। तो अगर आप उसको रिस्ट्रक्चरिंग के फॉर्मेट में देखेंगे तो इन तरीक़ों से चीज़ें चेंज की जा सकती हैं आपके एग्जिस्टिंग लोन में। सो दैट्स हाउ इट इज़ कि एक पर्टिकुलर लोन की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जब चेंज होती हैं तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग के फॉर्म में बोला जा सकता है। तो ये 3 विकल्प आपके सामने बैंक रख सकता है। ओके, इसके फायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं। मतलब किसी ग्राहक को लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेनी क्यों चाहिए, उसके पीछे उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या। लोन रिस्ट्रक्चरिंग अगर आप देखेंगे कस्टमर पर्सपेक्टिव से तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आपका टेन्योर बढ़ता है, जो इस केस में हम आज की डेट में देखने जा रहे हैं और कुछ कस्टमर्स को अभी बैंक्स लोन रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसमें क्या है 2 साल का मैक्सिमम लोन वो आगे बढ़ा सकते हैं अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से। बट उसके उसमें नुकसान मैं आपको पहले बताना चाहूँगा लोन रिस्ट्रक्चरिंग में। कुछ बैंक जब रिस्ट्रक्चर करते हैं लोन्स, पहली चीज़ उसमें कई बार इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जैसे कि एसबीआई ने अभी 35 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट फ़ी बढ़ा दिया है, या एचडीएफसी ने प्रोसेसिंग चार्जेस लगा दिए हैं कोई भी रिस्ट्रक्चर करने के। तो एक तो ये नुकसान रहता है। दूसरा, जब भी आप लोन रिस्ट्रक्चर करते हैं उसके एवज में आपका क्रेडिट स्कोर और आपका क्रेडिट प्रोफाइलिंग थोड़ा-सा नेगेटिव की तरफ मूव कर जाता है, बिकॉज़ जो अपना प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क है आज की डेट में, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से हर एक कंपनी को जो कि रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं लोन किसी भी कस्टमर का, वहाँ पे एक रिस्ट्रक्चर टैग करके लिखा हुआ आएगा। उसके एवज में जो उसका प्रोफाइल है कस्टमर का, वो थोड़ा नेगेटिव की तरह मूव कर जाएगा। तो आपको आगे एज़ अ कस्टमर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई भी अगर पॉसिबल है तो रिस्ट्रक्चर किया जाए। ये है उसके नुकसान। फ़ायदे क्या हैं? आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कस्टमर्स का लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज वो लोन पे करने की क्षमता उनकी थोड़ी-सी अफ़ेक्टेड है बिकॉज़ ऑफ कोविड-19, बिज़नेस थोड़ा-सा कम है या किसी के जॉब्स के ऊपर इश्यू है। तो उसके वजह से अगर कोई बंदा लोन पे नहीं कर पा रहा है, कोई भी कस्टमर उस लोन को पे नहीं कर पा रहा है, सो उसको रिस्ट्रक्चर करके अपना लोन थोड़ा एक्सटेंड करके आगे बढ़वा लेना चाहिए, सो दैट कि एटलीस्ट वो एक लोन को पूरा अपना पे कर पाए, जो आगे उसको लोन लेने में इश्यू नहीं आए। वो उसका एक फ़ायदा है। क्रेडिट लिक्विडिटी आई वुड से कि वो एक पहला एडवांटेज है लोन रिस्ट्रक्चर करने का। नुकसान मैंने आपको बता दिए कि 3 बड़े नुकसान रहते हैं। चौथी चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि ये बैंक पे डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि
बैंक विल डिसाइड कि किसको लोन रिस्ट्रक्चर करना है, किसको नहीं करना है, और बेस्ड ऑन द आपका क्रेडिट प्रोफाइल कैसा है, वो बैंक आपको उसमें 2-3 नए-नए रिस्ट्रक्चरिंग के ऑफर्स भी दे सकता है। कुछ बैंक्स तो ये भी कर रहे हैं कि आपका एक्जिस्टिंग लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं करने की जगह आपको वो नया लोन उसके साथ में भी देने की प्रस्ताव कर रहे हैं। तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के अपने फायदे हैं और लोन रिस्ट्रक्चरिंग के अपने नुकसान भी है, और फायदे कुछ ही लोगों के लिए है, जैसा हम समझ पा रहे हैं पंकज की बातों से कि लंबी अवधि तक अगर आपको लग रहा है कि कैश फ्लो की जो सिचुएशन है बेटर नहीं होगी तो ही आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन है पंकज, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा दूर करें इसको। एक तो लोन मॉरिटोरियम स्कीम थी जो कि सरकार ने अनाउंस की, ड्यूरिंग लॉकडाउन ही हमने उसको देखा था। लोन रिस्ट्रक्चरिंग उसके बाद उसका ऐलान कर दिया। लोग कंफ्यूज हो गए कि लोन मॉरिटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चरिंग ये दोनों अलग हैं, क्या है? थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी प्लीज दीजिए जरा। बिल्कुल। सो स्वाति जी, कैसा है कि लोन मॉरिटोरियम जो था वो हर एक कस्टमर के लिए एप्लीकेबल था। हर एक कस्टमर उसमें उस पर्टिकुलर स्कीम को अवेल कर सकता था। उसमें कोई चॉइस नहीं था कि बैंक विल सिलेक्ट कि किसको देना है। वो हर एक कस्टमर, आज मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी नॉर्मल कस्टमर है, वो सबके लिए एप्लीकेबल था, और वो हर बंदा उस पर्टिकुलर लोन मॉरिटोरियम में कर सकता था। उस अवधि में आपको लोन देने का ज़रूरत नहीं था अगर आप लोन मॉरिटोरियम ऑप्ट करते हैं तो। वो एक अपने आप में एक स्कीम था। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग में कैसा है, ये आपका हक नहीं है, कस्टमर का हक नहीं है। अगर मैं इसको भली-भाँति बोलना चाहूँगा, इसमें बैंक डिसाइड करेगा कि मैं किसको रिस्ट्रक्चर करूँगा, किस फॉर्म में करूँगा और कितने टाइम के लिए करूँगा। टाइम तो डिफाइन कर दिया गया गाइडलाइंस में कि 2 साल से ज़्यादा मैं रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा आज लोन का टेन्योर है 2025 में अगर मुझे कोई होम लोन पे करना है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन मेरे को 2 साल का मिल सकता है इस अवधि के, जो कि 2027 तक ही मैं लोन पे कर सकता हूँ। उसके ऊपर कोई भी बैंक उसके आगे आपका टेन्योर नहीं बढ़ा सकता। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। सेकंड, लोन मॉरिटोरियम में आपका अभी तक कोई भी नेगेटिव प्रोफाइल या सिविल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं पे भी नहीं था। बट रीस्ट्रक्चरिंग में, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, रीस्ट्रक्चरिंग में आपके जब लोन रिस्ट्रक्चर होगा तो एक रिस्ट्रक्चर करके आपका टैब आएगा। जो भी आपकी सिविल या जो भी आपकी रिपोर्ट्स रहती हैं, उनमें आपको वो टैब दिखेगा, जिसके अंतर्गत गोइंग फॉरवर्ड आपका क्रेडिट स्कोर भी कम होने के चांसेस हैं, और दूसरा आपका प्रोफाइल थोड़ा-सा नेगेटिव की तरफ मूव कर सकता है एज़ अ कस्टमर। सो रीस्ट्रक्चरिंग वर्सेस अगर आप मॉनिटरिंग देखेंगे तो ये 2 इसके डिफरेंसेस हैं। पंकज, जैसे एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि क्या रिस्ट्रक्चरिंग में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें कोई छूट मिलेगी? मतलब ये क्लैरिटी है कि प्रिंसिपल में कोई छूट नहीं है, सिर्फ जो लोन की जो टेन्योर है, अवधि है, उसी को बढ़ा सकते हैं। ये इस सवाल पर क्या बोलेंगे आप? ये हर एक बैंक, हर एक उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हर बैंक अपने हिसाब से इस रिस्ट्रक्चरिंग को देख रहा है। ये एक यूनिफॉर्म स्कीम नहीं बोलूंगा मैं। ये हर एक बैंक के ऊपर डिपेंडेंट किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग को आगे बढ़ाना चाहता है। कुछ वो बैंक अपने अच्छे कस्टमर्स को भी चूज करके ऑप्शन दे सकता है। वो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। वो ऑप्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, वो इस लोन में कोई भी चेंजेस ना करके आपको एक एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट किसी न किसी फॉर्म में आपको दे सकता है। दैट इज वन फॉर्मेट। वो आपको एक चीज ये मिल सकती है। दूसरा, बैंक ये बोल सकता है कि मैं 2 साल तक का आपका लोन एक्सटेंड कर देता हूँ। तीसरा, अभी तक कोई भी क्लियर कट गाइडलाइंस ऐसे आया नहीं है कि वो किस तरह से आपको इस लोन को रिस्ट्रक्चर करेगा, और ये हर एक कस्टमर, हर एक बैंक पे अलग-अलग उस पर डिपेंड करेगा कि किस फॉर्म में बैंक ये वाली छूट आपको प्रदान करेगा। टेन्योर भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, वेवर ऑन प्रिंसिपल भी हो सकता है, बट नॉर्मली हमने अभी तक वेवर ऑफ इन प्रिंसिपल का कोई भी केस हमारे यहाँ पे अभी तक देखा नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कुछ सेट की गई है पंकज इसके लिए? क्योंकि कई ग्राहकों ने जो मॉरिटोरियम चूज किया था, वो अपना लोन रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं, बैंक उनको चूज ही नहीं करेगी क्योंकि इन्होंने मॉरिटोरियम चूज किया था। नहीं, इसमें बैंक डिसाइड करेगा कि किसको मैं इस लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। वो मॉरिटोरियम लिया हुआ कस्टमर भी हो सकता है, वो मॉरिटोरियम नहीं लिया हुआ कस्टमर भी हो सकता है। ये बैंक के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, और हर बैंक अपने
क्राइटेरिया के साथ, कस्टमर प्रोफाइल के साथ उसको ऑफर करेगा। बट एज अ कस्टमर आप बिल्कुल बैंक को बोल ओके। सकते हैं कि भाई मेरा लोन बिकॉज ऑफ कोविड-19 मेरे को इम्पैक्ट आया है, तो मेरा ये लोन रिस्ट्रक्चर किया जाए। एज अ कस्टमर आप जाके बैंक को ये प्रस्ताव दे सकते हैं, क्योंकि बिकॉज कोविड-19 के चक्कर में मेरा बिजनेस या मेरा जॉब में ये इम्पैक्ट आया है, इसलिए मैं अपना लोन को रिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। तो मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स जो हम अभी तक देख रहे हैं, वो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के उसमें हैं। वो लोन को रिस्ट्रक्चर करेंगे किसी ना किसी फॉर्मेट में, यू शुड गेट इट। किसी तरीके का कोई बोझ ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे अंतिम सवाल रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर ये पूछना चाहती हूँ कि किसी तरीके का बोझ जो बैंकिंग सिस्टम पर पड़ता हुआ इससे लगता है आपको नजर आएगा इस पर्टिकुलर स्कीम से? बोझ में तो कैसा है कि जैसे कि जब आप रिस्ट्रक्चर करते हो तो आपकी ईएमआईज़ थोड़ी एक्सटेंड हो जाती हैं, बट आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो कैश फ्लो पोज़ीशन थोड़ी-सी कभी-कभी आप देखेंगे कि भई थोड़ा-सा इफ़ेक्ट होता है, बट ओवरऑल जैसे कि आज मैं 2 साल का एक्सटेंड कर रहा हूँ लोन, तो एटलीस्ट एक डिफ़ॉल्ट होने से बेहतर ऑप्शन ये हमेशा रहेगा कि हम लोन को रिस्ट्रक्चर कर दें। तो मेरा ये मानना है कि ये एक अच्छी स्कीम है और इसके अंतर्गत बैंक को लॉन्ग रन में तो फ़ायदा होगा ही, बिकॉज़ वो लोग इंटरेस्ट ज़्यादा कमाएँगे। दूसरी बात ये है कि इवन कस्टमर डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, उसका लोन कंटिन्यू चलेगा, बिकॉज़ उसको आज एक लिक्विडिटी मिल गया है फॉर द टाइम बीइंग। एंड वन्स जब आपकी चीज़ें ठीक-ठाक होने लग जाएँगी, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 टू 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, वो लोन वापस बैंक में आता रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो तीनों फ़ायदे कस्टमर को भी है, बैंक को भी है और इंस्टीट्यूशंस को भी है। ओके, तो ये तो बात हुई लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम की। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड के बदले लोन लेना कितना फायदेमंद, क्या रखें ध्यान, इस पर चर्चा थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बदले भी आप ले सकते हैं लोन, कितना फायदेमंद है ये, और पर्सनल लोन के बजाय क्या ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्या इसके फायदे क्या नुकसान। हमारे साथ आज है पंकज बंसल, चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, बैंक बाजार। पंकज, म्यूचुअल फंड के बदले लोन, क्या वाकई लोग इस पर्टिकुलर ऑप्शन से वाकिफ हैं, और कितना आसान है म्यूचुअल फंड के बदले लोन लेना? म्यूचुअल फंड के केस में लोन अभी काफ़ी लोग स्टार्ट करा है लेना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तो ये नहीं था, बट अभी धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि इसकी अवेयरनेस मार्केट में बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज की डेट में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में लोन भी आप देखेंगे धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लेना एक फ़ायदेमंद स्कीम है, वो उसके 2 कारण हैं। जैसे आज मैं अगर किसी म्यूचुअल फंड का ओनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा म्यूचुअल फंड में ब्रेक ना आए, बिकॉज़ सी जो नॉर्मल चीज़ हम देखते हैं कि भई म्यूचुअल फंड में आपको बेच के अगर कोई चीज़ पे करनी पड़ती है, तो वो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो लोन एक अच्छी चीज़ है, सपोज़ मेरे को कोई इमरजेंसी आपदा आ गई फॉर द मोमेंट और मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, तो मैं म्यूचुअल फंड को एज़ एन ओवरड्राफ्ट रख के, मतलब मैं उसमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकता हूँ बैंक से, जिसमें एक म्यूचुअल फंड का जो भी मेरा पोर्टफोलियो है, वो बैंक में लीन की तरह और कोलेटरल की तरह लगा देगा। बैंक उस पे लीन कर देगा, मैं उसको कोलेटरल की तरह रख सकता हूँ। उसके अगेंस्ट में मैं उस शॉर्ट टर्म लोन को उठा के अपना इमरजेंसी फंड यूज़ कर सकता हूँ। तो इस केस के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि कस्टमर को अपना म्यूचुअल फंड का जो कंटिन्यूटी है वो तोड़ना नहीं पड़ेगा, वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी इंटरेस्ट रेट्स भी हमेशा से पर्सनल लोन से थोड़ी-सी बेटर ही मैं देख रहा हूँ मार्केट में। सो वो दूसरा एक फ़ायदा है। मतलब एज़ अ कस्टमर गिवन अ चॉइस, मैं खुद म्यूचुअल फंड गिरवी रख के अगर मुझे उस पे लोन मिलता है, वो एक फ़ायदेमंद विकल्प है कस्टमर के लिए। ओके। पंकज, म्यूचुअल फंड के बदले लोन में क्या हर एक स्कीम पर लोन मिल सकता है? फॉर एग्जांपल जैसे ईएलएसएस एक कैटेगरी है, कई दर्शक हमसे जानना चाहते हैं कि ईएलएसएस फंड के बदले भी क्या वो लोन ले सकते हैं? नहीं, तो ईएलएसएस में कैसा रहता है, उसमें एक लॉक इन पीरियड रहता है। उस लॉक इन पीरियड के पे जो भी इस तरह के लॉक इन पीरियड, उसके अगेंस्ट में आप लोन नहीं ले सकते हो।
बैंक्स के खुद की एक रिपॉजिटरी डेटाबेसेस रहते हैं, जिसके अंतर्गत आप वो सारे सिक्योरिटीज़ और जो भी म्यूचुअल फंड्स एप्लीकेबल हैं, जो आप मॉर्गेज जो वहाँ पे आपके कोलेटरल की तरह रख सकते हैं, वो बैंक्स के डिसाइडेड है। बट अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मेजॉरिटी जो बड़े-बड़े स्टॉक्स हैं, जो भी मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड्स है, बड़ी-बड़ी स्कीम, वो आप आराम से बैंक के यहाँ पे गिरवी रख सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेडेड हैं सेंसेक्स पे और उनका अच्छा पोर्टफोलियो रहा है पिछले इतने उसमें। तो वो बैंक्स हर बैंक का अपना एक पूरा का पूरा लिस्ट रहता है, जिसके अंतर्गत वो उसके अगेंस्ट में लोन देते हैं। तो सारे नहीं बोलूँगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स अगर मैं बोलूँ, तो वो इस स्कीम के अंतर्गत बैंक एज़ अ कोलेटरल लेता है। बट ईएलएसएस नहीं लिया जाता, बिकॉज़ ईएलएसएस के अंदर वो इसका एक फिक्स लॉक इन पीरियड है, जिसको आप कोलेटरल की तरह नहीं रख सकते हैं बैंक के यहाँ पे। लेकिन कोई म्यूचुअल फंड के एवज में लोन क्यों लेगा? मतलब अगर हम इसके फायदों की बात करें, आपने पर्सनल लोन से भी इसका थोड़ा कंपैरिजन किया था, शायद पर्सनल लोन ज़्यादा पॉपुलर भी है, नोन भी है, और म्यूचुअल फंड शायद एक ऐसा एक स्कीम है या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है पंकज, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर कुछ फ़ायदों की बात करें तो पर्सनल लोन के मुकाबले भी म्यूचुअल फंड के एवज में लोन लेना स्टैंड आउट और कहाँ-कहाँ कर सकता है? अगर आज मेरे पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तभी लोन ले सकता हूँ जब मेरे पास एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो। सपोज़ मुझे ₹100 का लोन लेना है, तो मिनिमम मेरे पास अगर ₹200 का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, तभी ये मैं स्कीम के लिए एप्लीकेबल होऊँगा, नहीं तो मैं स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ तो मुझे पर्सनल लोन ही लेना पड़ेगा। दैट्स वो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरे को शॉर्ट टर्म में चाहिए, क्योंकि इस केस में आपको ओनरशिप ऑफ म्यूचुअल फंड आपके पास ही रहता है। सिर्फ़ आप उस अवधि के लिए, जब तक आप वो पैसा चुका रहे हैं, वो पर्टिकुलर फंड्स आपके लीन कर दिए जाते हैं बैंक के यहाँ पे। सपोज़ अगर आप वो पैसा नहीं पे कर पाए, सिर्फ़ उसी कंडीशन में बैंक उसको लिक्विडेट करके अपना पूरा का पूरा लोन कम कम कर लेता है, मतलब बंद कर लेता है। लेकिन अगर आप उसको टाइमली पे कर रहे हैं और कोई भी आपके पेमेंट में इश्यू नहीं है, तो आप ये स्कीम में विदाउट लूज़िंग योर आपका ओनरशिप ऑन द म्यूचुअल फंड, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा भी मिल सकता है अपनी ज़रूरतें पूरे करने का। इसके ये एक फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ ये है, पर्सनल लोन और म्यूचुअल फंड में आज की डेट में अगर इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आप देखेंगे, आपको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि स्कीम्स 11 से 12, 13, 14% के बीच में आज की डेट में है, जो पर्सनल लोन 11 से लेके आपको 18 से 20% एवरेज पे भी जा सकती है। क्योंकि इसमें एक कोलेटरल है, बैंक को एक कम्फर्ट रहता है कि भाई कल को हमारा पोर्टफोलियो में कोई इश्यू नहीं आएगा, तो बैंक भी कंफर्टेबल रहेगा म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने में आप पे एज़ अ पर्सनल लोन की जगह। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड ये आपको बहुत जल्दी भी मिल जाता है। दूसरा, काफ़ी बैंक्स इसमें प्री क्लोजर चार्जेस वगैरह भी लगाती हैं, सो दैट कि आपको कल को जल्दी भी आपके पास अगर पैसा आ गया है, तो आप उसको बैंक को पे करके अपना लोन खत्म कर सकते हैं बिना किसी प्री क्लोजर चार्जेस के। अब हर कोई लोन लेने के बाद एक खतरा ये होता है कि क्या हो जब उसकी किश्त आप पे ना कर पाओ। मतलब आपने इंस्टॉलमेंट पर डिफॉल्ट कर दिया, अब म्यूचुअल फंड पर आपने लोन लिया है और आप नहीं लोन चुका पाए, तो फिर आपके म्यूचुअल फंड निवेश का क्या होगा या उस लोन का क्या होगा? इसमें स्वाति जी कैसा है कि अगर मैं लोन नहीं चुका पाया फॉर एग्जांपल, तो वो ये कोलेटरल्स जो मैंने दिया है, जो बैंक का लीन है, बैंक इसको मार्केट वैल्यू के ऊपर निकाल देगा, मतलब बेच देगा मार्केट में और अपना पूरा का पूरा लोन ले लेगा। ये पहली चीज़ बैंक करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से भी देखते हैं, तो आज की डेट में अगर मेरा कोलेटरल्स के थ्रू मेरा पूरा पेमेंट हो जाता है, कोई भी मेरे पे इम्पैक्ट एज़ अ क्रेडिट प्रोफाइल लॉन्ग रन में नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपने म्यूचुअल फंड्स जो लीन किए थे, वही म्यूचुअल फंड्स मैंने बेच के पूरा लोन बैंक का चुका दिया है। बैंक को उस तरह से कोई खतरा नहीं रहता उस पोर्टफोलियो पे। लेकिन नॉर्मली हम ये देखते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स, अगर आपके पास सपोज़ ₹100 का आपने लोन लिया है और ₹200 के म्यूचुअल फंड्स और आप वो पैसा नहीं चुका पा रहे, आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड का थोड़ा और पोर्टफोलियो आप इन्वेस्ट करके उसको और आगे बढ़ा सकते हैं और नया उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, सो दैट कि आपको पुराना लोन भी चुकाने में आसानी हो जाए। तो ये एक तरीका है
अगर आपके पास पोर्टफोलियो थोड़ा सा है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है और आपको ये लोन देना ही है, तो उस केस में आप के म्यूचुअल फंड जो भी मार्केट वैल्यू पे जब बैंक का पेमेंट ड्यू रहेगा, उसके बेस पे आपको म्यूचुअल फंड्स लिक्विडेट हो जाते हैं। पर लेना कब चाहिए, मतलब ये एक जेनरिक क्वेश्चन है। ये ज़रूरत डेफिनेटली नीड बेस्ड आंसर इसका हो सकता है कि आपको लोन कब लेना चाहिए और उसमें भी आपको कौन से अपने एसेट के एवज में लोन लेना चाहिए। अब जब हम म्यूचुअल फंड यूनिट के बदले लोन की बात करते हैं, आपने बोला आसान डेफिनेटली है, पर्सनल लोन के मुकाबले बेटर, काफ़ी हद तक इसमें क्राइटेरिया अच्छे तरीके से मीट भी करता है। लेकिन अगर आपका म्यूचुअल फंड से रिटर्न ही कम आ रहा हो देन एज कंपेयर टू आप जो उस पर अल्टीमेटली ब्याज आप देंगे, तो तब क्या ये एक एडवाइजेबल ऑप्शन है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेना? अगर आपका ब्याज रेट कम आ रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड नॉर्मली इज नॉट अ, मतलब ये छोटा उसका नहीं है। हम नॉर्मली लोन्स 2.5 साल से 4 साल के बीच में लेते हैं। अगर ये तो शॉर्ट टर्म लोन है, अगर किसी को 6 महीने के लिए चाहिए, मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल भी रहते हैं, इस चीज़ में कोई संदेह नहीं है। बट म्यूचुअल फंड हमेशा से मैं प्रेफर तभी करता हूँ जब आपके पास पोर्टफोलियो है अच्छा, आप उसको कर सकते हो और आपको अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो लिक्विडेट नहीं करना है। उसी केस में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कैसे भी करके, पहली चीज़ तो कोई भी लोन आप लेते हैं एज़ अ नॉर्मल कंज्यूमर, एज़ अ नॉर्मल दिस थिंग, कोशिश कीजिए कि उसकी ईएमआईज़ और वो करी जाएँ। क्योंकि इसमें जो भी मैं लोन ले रहा हूँ, वो मार्केट के उससे तो मैं इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ वो लोन का ईएमआई जो भी मैं दे रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि भाई 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने जितनी भी ईएमआई है मेरी, वो पैसा मैं बैंक को बराबर देता रहूँ। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, मतलब मेरा सजेशन म्यूचुअल फंड ही नहीं है, पर्सनल लोन ही नहीं है। कोई भी लोन अगर हम ले रहे हैं किसी भी बैंक से लॉन्ग रन में, बिकॉज़ आज की डेट में क्रेडिट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डिटरमाइन होती हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से, आपके क्रेडिट स्कोर से। तो मैं किसी भी कस्टमर को एडवाइस नहीं करूँगा किसी भी सूरत में कि वो किसी भी लोन जो वो बैंक से अवेल कर रहा है या एनबीएफसी से अवेल कर रहा है, वो कभी भी उस पर डिफ़ॉल्ट करे। क्योंकि एक बार आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपको आगे के सारे लोन बहुत महँगे पड़ते हैं या बैंक उसको देने में हिचकिचाते हैं। तो इसलिए कोशिश सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर हम कोई लोन ले रहे हैं तो उसको बाकायदा चुकाएँ। हम ये सोचे भी नहीं कि हम ये लोन नहीं चुका पाएँगे। अगर हम ये लोन नहीं भी चुका पा रहे, उस केस में बैंक अपने आप इस चीज़ को लिक्विडेट करके अपना पैसा वापस ले लेगा। तो एक तरीके से आपका लोन पूरा चुका दिया जाएगा। तो ये एक तरीके का सुविधा है जिसको कस्टमर अवेल कर सकता है। इसको रेट ऑफ ग्रोथ फॉर म्यूचुअल फंड से हम नहीं देखें, इसको हम एक आइसोलेशन में देखें कि भाई ये सिर्फ आज की डेट में 100 रुपए की अगर मेरी इक्विटी है जो म्यूचुअल फंड की, उसमें मुझे 50 रुपए का लोन मिल रहा है, मैं सिर्फ वहीं तक उस क्राइटेरिया को देखूं। वो 100 रुपए का लोन या म्यूचुअल फंड 80 का हो गया, 120 का हो गया, वो हमारा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जब हम ये बहुत शुक्रिया पंकज, आपने बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में बताया म्यूचुअल फंड के एवज में लोन की डिटेल्स, और साथ ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को भी आपने बताया कि किन के लिए सही है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बैंक इनफैक्ट इस पर डिसाइड करेंगे, पर इसकी बारीकियां समझाने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ आज के मनी गुरु के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।